कोबाल्ट, तांबा और निकल, इन सब को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ये सब हमारे आसपास हैं, लेकिन फिर भी इन्हें दुर्लभ माना जाता है। ये बैटरीज, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक कार्स, फोटोवोल्टाइक सिस्टम और कई तरह के पावर स्टोरेज बनाने के काम आती हैं। तांबा, कोबाल्ट और निकल के भंडार बहुत सीमित हैं। ये संसाधन जल्द खत्म हो सकते हैं, खासतौर पर कोबाल्ट। अनुमान है कि इसकी वैश्विक मांग 2026 तक दोगुनी हो जाएगी। कोबाल्ट के सबसे बड़े भंडार कोंगो और ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां इनका अक्सर बुरी स्थितियों में खनन होता है। समुद्र में पाई जाने वाली पॉलीमेटालिक चट्टान समस्या को दूर कर सकती है। ऐसा अनुमान है कि इनमें करीब 27 करोड़ टन निकल, 23 करोड़ टन तांबा और 5 करोड़ टन कोबाल्ट है। ये मिश्रित धातु के टुकड़े समुद्र की तलछटी पर करीब 3,500 से 6,500 मीटर गहराई में काफी बड़े इलाके में फैले हुए हैं। ऐसे वातावरण में जिनके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल धीरे धीरे बढ़ते हैं। इन्हें आर्कटिक के गहरे पानी की निरंतर धारा और ऑक्सीजन की स्थिर आपूर्ति की जरूरत होती है। तो क्या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में बस वैज्ञानिकों की ही रुचि है? बहुत सी कंपनियां भी इन्हें निकालना चाहती हैं, इनका फायदा उठाना चाहती हैं। गहरे समुद्र में खनन की पैरवी करने वाले कहते हैं कि समुद्र में खनन करना पारंपरिक खनन के मुकाबले ज्यादा सस्टेनेबल है। ना जंगल काटने की जरूरत, ना ही खनन गलियारे बनाने की, ना बाल मजदूरी होगी, ना ही जहरीली गैसें निकलेंगी। बस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को सीधे समुद्र की तलछटी से उठा लिया जाएगा। कम से कम सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा है। हालांकि इंजीनियर इस काम में गहरे समुद्र में मौजूद उच्च दबाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। कोई भी मशीन अब तक बड़े स्तर पर समुद्र की सतह से नोड्यूल जमा करने में सक्षम नहीं हो पाई है। वैक्यूम क्लीनर की तरह दिखने वाली मशीनों को अभी टेस्ट किया जा रहा है। कुछ प्रोटोटाइप भी बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस तकनीक का नुकसान समुद्री जल जीवन को हो सकता है, क्योंकि जब ये समुद्र की सतह पर चलेगा तो सिर्फ नोड्यूल को ही नहीं खींचेगा। समुद्र में लागू होने वाले कानून आखिर बनाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अभी तक सीबेड अथॉरिटी ने पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पर शोध के लिए लाइसेंस दिया है, खनन के लिए नहीं। बीते कुछ सालों से एक जर्मन शोध परियोजना गहरे समुद्र में खनन के परिणामों का अध्ययन कर रही है। हमने देखा है कि बहुत सारे मैग्नीज नोड्यूल्स के साथ समुद्री जीवन जुड़ा है। आपके पास ग्लास स्पॉन्ज हैं जो कुछ ट्यूलिप जैसे दिखते हैं, तो आपके पास लंबी डंडी है, मुख्य हिस्सा ऊपर है और ये वाकई इन नोड्यूल से जुड़कर बढ़ रहा है और यह कई तरह की प्रजातियों को आश्रय दे सकता है। शोध परियोजना में समुद्र तल के कुछ वर्ग किलोमीटर हिस्से पर समुद्री खनन के प्रभावों को कृत्रिम ढंग से जांचा गया। बड़े स्तर पर होने वाले व्यावसायिक खनन के आयाम बहुत हद तक अलग होंगे। हम बात कर रहे हैं हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर के बर्बाद होने की। इसका बड़ा असर गहरे समुद्र के ऊपरी 5 से 10 सेंटीमीटर के जैव सक्रिय क्षेत्र पर होगा, जिसका यहाँ मौजूद जीव जंतुओं समेत पूरी तरह सफाया हो जाएगा। इस इलाके में दोबारा बसाहट या नरम तलछट के बनने में सैकड़ों से हजारों साल लग जाएंगे। समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और जानवरों पर इन बड़ी मशीनों का बहुत बुरा असर पड़ेगा, यहाँ तक कि इससे इनकी जान भी जा सकती है। हमने पाया कि जिन पैमानों की समीक्षा की गई थी वो 25 साल के बाद भी अब तक पूरी तरह दोबारा बेहतर नहीं हुए हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो हिस्सा दोबारा बेहतर हो सकता है, यानी जो नोड्यूल से अलग है और मशीनों के साथ उजड़ेगा ही, उसे दोबारा आने में सदियां तक लग सकती हैं। तो समुद्री खनन सस्टेनेबल कैसे हुआ? वो सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि दोबारा नहीं बढ़ रहा। सीधी साफ बात,
मुझे लगता है कि हम बतौर समाज अपनी सोच बना सकते हैं कि हम इस प्रभाव को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। अगर गहरे समुद्री नोड्यूल हमारी पहुंच से दूर हैं, तो हमें स्वच्छ ऊर्जा बनाने के लिए पर्याप्त धातुएं कहां से मिलेंगी? पहले तो जो कुछ हमारे पास है उसका दोबारा इस्तेमाल करें, जैसे कि बैटरीज या फिर दूसरे डिवाइस में लगी धातुएं। कई कंपनियां भी रिसाइकिल प्रक्रिया की ओर कदम बढ़ा रही हैं। और दूसरी बात ये कि ऐसे डिवाइस ना चुनें जिनमें इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है।